शिष्टता विधि स्वाभाविक है। संबंधों का संबोधन मानव संबंधों के आधार पर ही निश्चित मूल्य और शिष्टता का द्योतक है। यह परिवार यानी अखंड समाज क्रम में और सभा विधि में जैसे परिवार सभा और विश्व परिवार सभा में भी परस्पर संबोधन मानव संबंध का संबोधन विधि से ही शिष्टता का निश्चयन है। परिवार विधि में हर संबोधन प्रयोजन से लक्षित होना पाया जाता है और हर प्रयोजन हर व्यक्ति की अपेक्षा सहित संबोधन का वस्तु है। परिवार क्रम में संबोधन पिता का प्रयोजन होता है संरक्षण, माता संबोधन का प्रयोजन होता है पोषण, पति पत्नी संबंध संबोधन का प्रयोजन होता है यतित्व सतित्व, पुत्र पुत्री संबोधन का प्रयोजन होता है अनुराग, स्वामी या साथी संबोधन का प्रयोजन होता है दायित्व, सेवक सहयोगी संबोधन का प्रयोजन होता है कर्तव्य, गुरु संबोधन का प्रयोजन होता है प्रामाणिकता, आठवां शिष्य संबोधन का प्रयोजन होता है जिज्ञासु और नौवां भाई बहन मित्र संबोधन का प्रयोजन जागृति समाधान समृद्धि। सभा में संबोधन सभा में प्रयोजन होता है जागृति में, भाई मित्र बंधु बहन का प्रयोजन होता है समानता के अर्थ। समितियों में संबोधन गुरु शिष्य यानी शिक्षा संस्कार विधा में प्रयोजन, आचार्य आवेदक का न्याय सुरक्षा विधा में प्रयोजन, पितामह पिता माता पुत्र पुत्री उत्पादन कार्य संबंध, आयु के अनुसार विनिमय को संबंध, सहयोगी साथी स्वास्थ्य संयम विधा में। परिवार विधि विहित संबोधन परिवार विधि का तात्पर्य परिवार संबंध से है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का माता किसी का पुत्री किसी का बहिनी किसी का पत्नी किसी का गुरु किसी का शिष्य किसी का मित्र किसी का बंधु संबंधों में पाया जाता है। संबंध की परिभाषा ही पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। अनुबंध का तात्पर्य बोध सहित निष्ठा सहज किसी के प्रति प्रयोजन कार्य और निष्ठा सहित स्वीकृति का सत्यापन ही प्रतिज्ञा होता है। सत्यापन का तात्पर्य संबंध मूल्य मूल्यांकन चरित्र और नैतिकता सहित जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान सहज सह अस्तित्व को प्रमाणों में अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का स्वरूप अभ्युदय के अर्थ में होना स्पष्ट है। अभ्युदय स्वयं में सर्वतोमुखी समाधान है जिसका कार्य व्यवहार रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। अखंड समाज का अर्थ जागृत मानव परंपरा में बैर विहीन परिवार ही है। दूसरी भाषा में समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्ण परिवार। अभयता स्वयं में एवं वर्तमान में विश्वास ही है। वर्तमान में विश्वास स्वायत्त मानव का स्वतंत्रता अधिकार में होना पाया गया है। यह स्पष्ट हो चुका है कि स्वायत्त मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को भले प्रकार से निभाता है। परिवार में ही संबंध और प्रयोजन का अपेक्षा आशा एवं विश्वास के आधार पर संबोधन संपन्न होता है। हर प्रयोजन मूल्य चरित्र नैतिकता समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित रहता ही है। इन्हीं अपेक्षाओं का केंद्र प्रयोजन का स्वरूप आवश्यकताओं का कारण है। इन्हें सफल हो जाना ही जागृति का प्रमाण। व्यवस्था संबंध मूलतः सर्वतोमुखी समाधान मूलक होना पाया जाता है। समाधान का तात्पर्य पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में संपूर्ण बोध सहित कार्य प्रणाली में प्रमाणित करने का सामर्थ्य है। यही संप्रेषणा विधि में क्यों कैसे व कितना रूपी प्रश्नों का उत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है। इसी के साथ कहाँ कब कैसा यह भी एक प्रश्न वाचिकता क्रम मानव परंपरा में होना देखा जाता है। इसका उत्तर समाधान मूलक विधि से प्रस्तावित होना दूसरी भाषा में हर समाधान पूर्ण मानव से इन सभी का उत्तर प्रस्तावित प्रवाहित होता है। यही
दो प्रकार के प्रश्नोत्तर प्रणाली मानव सहज संभाषण का स्रोत है। जीवन जागृति पूर्वक समाधानित होता है। भ्रम पर्यंत अथवा बंधन पर्यंत प्रश्न विधि में अथवा उसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा वांग्मय कार्य संपन्न करता है। भ्रम विधि में वांग्मय सदा सदा ही विपुल होता जाता है, क्योंकि प्रश्न का पुनर्प्रश्न प्रति प्रश्न ही वांग्मय का आधार बनता है। भ्रम विधि से प्रत्येक तर्क प्रश्न में ही अंत होता है, इसलिए इसमें कोई निर्देश संदेश स्पष्ट नहीं हो पाता है। जबकि हर संदेश ज्ञान क्रिया दर्शन क्रिया विधि से समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। यही देश क्रिया और काल विधि से हर निर्देश समाधानित होता है। देश काल क्रियाएं एक दूसरे से गुथे हुए सधे हुए विधि से प्रवाहित रहना पाया जाता है। संपूर्ण देश काल क्रियाएं सह अस्तित्व सहज विन्यास। देश का तात्पर्य यह धरती अपने में एक देश है। इस धरती में अनेक देशों को विभिन्न आकार प्रकार से पहचाना गया है। ऐसे विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुएं न्यूनाधिक होना पाया जाता है। जैसे किसी देश में लोहा यानी अयस्क अधिक होता है, किसी देश में न्यूनतम होता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के धातुओं को देश काल विधि से पहचाना जाता है। इसी क्रम में वन वनस्पति अन्य वस्तुओं का उपज किसी देश में कुछ अधिक होता है और कुछ देश में कम होता है, कम से कम भी होता है। जैसे नीम का पेड़ किसी देश में अधिक होता है, किसी देश में कम होता है या नहीं होता है। जीव जानवरों की परंपरा भी किसी देश में कुछ प्रजाति के अधिक एवं कुछ प्रजाति की कम होता है। मानव जनसंख्या किसी देश में अधिक है, किसी देश में कम है। यह सब गणना कार्य के आधार के रूप में देखा जाता है। संपूर्ण गणनाएं सह अस्तित्व सहज पदों अवस्था और उसके अंतर अवस्थाओं के साथ ही संपन्न होता है। और गणनाएं यह धरती जैसे अनंत धरती अनंत और व्यू के रूप में मानव मानस में स्वीकृत हो पाते हैं। इसी के साथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी गणना का एक आधार है। ये सभी गणनाएं मूलतः निर्देश और संदेश कार्य को संपन्न करता है। इन्हीं दो प्रणाली में जानना मानना पहचानना निर्वाह करने में संपूर्ण समझदारी निष्ठा सहित कार्य व्यवहार निर्देशित संदेशित हो जाता है। मानव अपने परंपरागत विधि से संदेश और निर्देश पूर्वक ही प्रमाणित होने की विधि स्पष्ट हो जाता है। संदेश प्रणाली में अस्तित्व सहज कार्य और मानव सहज कार्य का संदेश समाया रहता है। यही शिक्षा तंत्र के लिए संपूर्ण वस्तु। ऐसे संदेश के क्रम में काल देश निर्देशन अवश्यम भावी। इसी से पहचानने निर्वाह करने का प्रमाण परंपरा में स्थापित होता है। मानव सहज कार्यकलापों को कायिक वाचिक मानसिक रूप में या प्रत्येक कृतकारित अनुमोदित रूप में हर मानव को कार्यरत रहता हुआ पाया जाता है। जागृत मानव में ही हर कार्य चिन्हित प्रणाली निश्चित प्रयोजन विधि से संपन्न होना देखा गया है। यह भी देखा गया हर निश्चित लक्ष्य चिन्हित प्रणाली से ही संपन्न होता है या सार्थक होता है या सफल होता है। यह हर गंतव्य हर प्राप्ति सहज प्रयोजनों को पाने के क्रम में देखने को मिलता है। जैसा किसी स्थलीय नगरी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक व्यक्ति तत्पर होता है, उस स्थिति में वह जहाँ रहता है वह स्थलीय निश्चित रहता है, जहाँ पहुंचना है वह भी निश्चित रहता है। इस बीच में चिन्हित मार्ग रहता है, उसका दिशा निर्धारण विधि से चिन्ह बन जाता है। कोई व्यक्ति परिवार घर बनाने के लिए सोचता है, यह आवश्यकता पर आधारित रहता है। आवश्यकता जब गुरुवर हो जाती है आदमी घर बनाता ही है। घर बनाना लक्ष्य बन जाता है, उसका आकार प्रकार मानव में विचार और चित्रणा में आता है। ऐसे चित्रणा को धरती पर चिन्हित किया जाता है। इसी धरती पर घर बनाने का कार्य संपन्न होता है। इसमें भी चिन्हित मार्ग गम्य स्थली और आवश्यकता का संयोजन बना ही रहता है। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रौद्योगिकी कृषि पशुपालन ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग हस्तकला लघु गुरु उद्योग सामान्याकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का पाना प्रयोजन हो जाता है। इसके लिए चिन्हित विधि को अपनाना होता है। इसमें मूल में आवश्यकताएं मानव में प्रसवित रहती ही है। सह अस्तित्व
सहज ज्ञान दर्शन, विवेक ज्ञान, विवेक विज्ञान, सहज तकनीकी संपन्न बौद्धिकता सहित मानव, मानव को पहचानने की विधि, परमाणु में विकास, विकास क्रम में गठन पूर्णता, जीवन पद, जीवन सहज जागृति की आवश्यकता, उसका निश्चित प्रयोजन, उसे प्रमाणित करने के लिए चिन्हित प्रमाणित प्रणाली का होना, नियति सहज कार्यक्रम। नियति सहज का तात्पर्य विकास और जागृति से। जागृति का प्रमाण या जागृति का धारक वाहक इस धरती में केवल मानव है। जागृति सदा ही सर्वतोमुखी होना पाया जाता है। जागृति सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रायोजित होता है। जीवन अपने स्वरूप में प्रत्येक मानव में समान रूप में कार्यरत है और होने की संभावना में परिपूर्ण है। इसे इस प्रकार देखा गया है, जीवन रचना संपूर्ण जीवन में समान है। जीवन शक्तियां अक्षय रूप में हर जीवन में समान है। जीवन लक्ष्य प्रत्येक जीवन का समान है। जीवन सहज कार्यकलाप प्रत्येक जीवन में समान है। इन सभी वैभवों का प्रमाण मानव ही है। जागृत मानव में जीवन सहज लक्ष्य सार्थक होने के लिए चिन्हित मार्ग स्पष्ट रहना, यही चिन्हित मार्ग को अर्थात जीवन जागृति को परंपरा के रूप में अर्थात धारक वाहकता पूर्वक पीढ़ी से पीढ़ी सहज सुलभ करना, कराना और करने के लिए मत देना मानव सहज पुरुषार्थ परमार्थ का तात्पर्य, जिसका साक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व है, जिसका व्यवहार हो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। मानव परंपरा में जीवन जागृति का प्रमाण व्यवहार में ही सुलभ होना पाया गया है। फलस्वरूप परंपरा में जागृति का प्रभाव वैभवित रहना सहज है। यह सर्वमानव सहज अपेक्षा आवश्यकता है। जागृति मानव ही जागृति परंपरा को अनुप्राणित करने में समर्थ और सार्थक हो पाता है। जागृत मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार संपन्न हर व्यक्ति स्वायत्त होना, ऐसे स्वायत्त मानव ही परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना स्पष्ट हो चुका है। परिवार मानव अपने में समाधान, समृद्धि, संपन्न होना भी स्पष्ट हुआ है। इस आशय की स्वीकृति सर्व मानव में होना पाया जाता है। ऐसा परिवार अर्थात मानवीयतापूर्ण परिवार में हर स्वायत्त मानव संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, उभय तृप्ति पाते हैं। संबंधों को सामान्य रूप में संबोधन सहज परंपरा प्रत्येक भाषा में प्रकारांतर से स्पष्ट हुई है। पहले से यह बात भी स्पष्ट हुई है कि प्रत्येक संबंध का आशय फलस्वरूप में उसका वैभव भी अभिहित हुआ है। संबंध की परिभाषा अपने स्वरूप में पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। पूर्णता का अर्थ क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है, क्योंकि अस्तित्व में तीन चरणों में पूर्णता और उसकी निरंतरता का होना देखा गया है। यह गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता है। गठन पूर्णता के अनंतर जीवन और उसकी निरंतरता, क्रिया पूर्णता के अनंतर समाज और उसकी निरंतरता और आचरण पूर्णता के अनंतर प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता होती है। इसे भली प्रकार से अस्तित्व में समझा गया है। उन्हीं मूल ध्रुवों के आधार पर व्यवहारवादी समाज शास्त्र प्रस्तुत हुआ है। अनुबंध का तात्पर्य अनुक्रम से प्रतिबद्धित स्थिरता, निश्चयता रहने से है। प्रतिबद्धता का तात्पर्य निष्ठा केंद्र, निष्ठा का तात्पर्य हर विधाओं में न्यायपूर्ण व्यवहार, नियमपूर्ण कार्यों को संपन्न करने से। मानव सहज सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंध रहने के कारण हर संबंधों का पहचान के साथ ही मूल्यों का उद्गमन जीवन सहज रूप में व्यक्त होता है। इसका मूल स्रोत जीवन अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न रहना ही है। यह भी हम समझ चुके हैं कि जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखता है और जीवन अपने आशयों के द्वारा मानव परंपरा में से के लिए अर्पित करता है। पहले समझदारी को प्रमाणों के रूप में अर्पित करता है और प्रबोधनों के रूप में अर्पित करता है। प्रबोधन किसी को बोध के लिए अर्पित होता है और प्रमाण स्वतृप्ति और तृप्तिपूर्ण परंपरा के आशय में घटित होती है। यह जीवन जागृति की स्वाभाविक क्रिया है।
जागृत मानव ही व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना पाया जाता है। व्यवस्था स्वयं में न्याय, उत्पादन और विनिमय सुलभता ही है। इन्हीं की निरंतरता के लिए स्वास्थ्य, संयम और मानवीय शिक्षा संस्कार एक अनिवार्य स्थिति है। इस प्रकार व्यवस्था का 5 आयाम होता है। इन्हीं आयामों में भागीदारी व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य इस प्रकार हर जागृत मानव, परिवार मानव सहज रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार और अभिव्यक्ति है। संबंधों को मानव के संपूर्ण कार्य व्यवहार के आधार पर संबोधन रूप में पहचाना जाता है, जिसकी सूची पहले प्रस्तुत किया गया है। हर संबंधों का प्रयोजन भी उसी के साथ स्पष्ट है। मानव संबंधों का प्रकार: माता पुत्र पुत्री पहला, दूसरा पिता पुत्र पुत्री, तीसरा भाई बहन, चौथा मित्र मित्र, पांचवा गुरु शिष्य, छठवा पति पत्नी, सातवां स्वामी यानी साथी, सेवक यानी सहयोगी, आठवां व्यवस्था संबंध, व्यवस्था कार्य प्रणाली। हर संबंधों में पूरकता प्रधान ज्ञान प्रणाली व्यवस्था के रूप में, कार्य प्रणाली गति के रूप में, सहज रूप में ही स्पष्ट होता है। हर संबंध एक दूसरे के पूरक होने के अर्थ में ही नित्य प्रतिपादन है। अस्तित्व सहज व्यवस्था क्रम में पूरकता विधि प्रभावशील है। इसके मूल में अस्तित्व सहज सह अस्तित्व ही है। हर संबोधन में अपेक्षाएं समाहित रहना पाया जाता है। हर संबंधों के संबोधन प्रक्रिया में जागृति की अपेक्षा रहता ही। उसके साथ 3 संबंध ही देखने को मिला है। ये 3 संबंध मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध और व्यवस्था संबंध है। मानव संबंध में अपेक्षाएं शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति की अपेक्षाएं प्रकारांतर से समाये रहती। पोषणापेक्षा पोषण प्रवृत्तियां तन मन यानी जीवन और धन के संबंधों में अथवा तन मन यानी जीवन और धन रूपी तथ्यों का पोषण, संरक्षण, अपेक्षा और प्रवृत्ति मानव सहज गति होना पाया जाता है। यथा पहला है जागृत मानव अन्य की जागृति के लिए प्रवृत्त रहता है। दूसरा स्वस्थ मानव अन्य के स्वस्थता के लिए प्रयत्नशील रहता है। तीसरा समृद्धिशील मानव अन्य के समृद्धि संपन्नता में सहायक होने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। चौथा न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न मानव अन्य को न्याय सुलभ होने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। पांचवा किसी उत्पादन कार्य में पारंगत मानव अन्य को पारंगत बनाने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। छठवां मानव स्वयं व्यवस्था में जीता हुआ समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अन्य को व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रेरित करने में प्रवृत्तिशील रहता है। इस विधि से हर प्रौढ़ जी तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी कुछ पढ़ा है। तो अपन ने 181 से पढ़ा था ना। तो सबसे पहले ये बात आई थी कि संबंधों के साथ शिष्टता विधि स्वाभाविक है। आवाज कम आ रही है भैया। अभी ठीक आ रही? जी भैया। हेलो जी भैया आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज बढ़िया है भैया। आ रही ना आवाज साहब? जी जी तो हम लोगों ने पढ़ा था 181 से, है ना? तो उसमें था संबंधों के साथ शिष्टता विधि स्वाभाविक है, यहाँ से शुरू किया था। फिर संबंधों का संबोधन मानव संबंधों के आधार पर निश्चित मूल और शिष्टता का द्योतक है। तो उसमें जो भी हम संबोधन करते हैं उसमें कह रहे हैं मूल और शिष्टता।
दो चीजें होती हैं। फिर ये कहा कि परिवार क्रम में, यानी अखंड समाज, परिवार क्रम का मतलब अखंड समाज, और सभा विधि, जैसे परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा तक। परस्पर संबोधन मानव संबंधों का संबोधन विधि से शिष्टता का निश्चयन होता है। तो पूरी जो जिसको अपन कह रहे हैं कि जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, उसके दो आयाम हैं। एक आयाम है जिसको अपन परिवार क्रम या अखंड समाज कह रहे हैं, और दूसरा आयाम है जिसको सभा विधि कह रहे हैं, जिसमें परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा तक, और इन दोनों में संबोधन है। अखंड समाज क्रम में संबोधन है, जो सारे संबोधन जो है माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री स्वामी सेवक गुरु शिष्य आदि इस रूप में है। और सभा क्रम में जो संबोधन है वो भाई मित्र बंधु बहन इस तरीके से है। वो कह रहे हैं कि ये जो भी संबोधन है उसमें शिष्टता का निश्चयन होता है। फिर लिखा है कि परिवार विधि से हर संबोधन प्रयोजन से लक्षित होना पाया जाता है, और हर प्रयोजन हर व्यक्ति के अपेक्षा से सहित संबोधन का वस्तु है। जैसे पिता यदि हम कह रहे हैं या संरक्षण कह रहे हैं तो वो पिता को संबोधित करता है ना, या इंगित करता है इस तरीके से। माता कह रहे हैं तो वो पोषण को इंगित करता है, पोषण कह रहे हैं तो वो माता को इंगित करता है। हर प्रयोजन हर व्यक्ति के अपेक्षा से संबोधन का वस्तु है। तो इस तरीके से यहाँ पे संबोधन और प्रयोजन को स्पष्ट किया है। इसके बाद समितियों में भी, यानी जो सभा क्रम में ही समितियां हैं, तो जो 5 समिति है, शिक्षा संस्कार में गुरु शिष्य संबोधन है, और न्याय सुरक्षा समिति में आचार और आवेदक संबोधन है। उत्पादन कार्य में पिता माता पिता पुत्र पुत्री या पितामह यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उस रूप में उत्पादन कार्य में है। फिर आयु के अनुसार है, विनिमय कोष समिति में आयु के अनुसार संबोधन है। जैसे वहाँ काका मामा चाचा ये भी हो सकता है, और भाई बहन भी हो सकता है। और स्वास्थ्य संयम में साथी सहयोगी, इस तरीके से ये कहा कि अखंड समाज और परिवार सभा क्रम, परिवार क्रम और सभा क्रम और समितियों में संबोधन और उसके प्रयोजन को स्पष्ट किया है। फिर इसके बाद ये कहा कि परिवार विधि विहित संबोधन, परिवार विधि विहित संबोधन, परिवार विधि का तात्पर्य है परिवार संबंध से है। जैसे एक व्यक्ति किसी की माता, किसी की पुत्री, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की गुरु, किसी की शिष्य, किसी की मित्र, किसी की बंधु संबंधों में पाया जाता है। यानी एक ही व्यक्ति जो है वो अनेक संबंधों में रहता है। तो संबंधों की परिभाषा ही पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। तो अनुबंध का तात्पर्य हुआ कि बोध सहित निष्ठा सहज किसी के प्रति प्रयोजनकार और निष्ठा सहित स्वीकृति का सत्यापन ही प्रतिज्ञा होता है। सत्यापन का तात्पर्य संबंध मूल मूल्यांकन चरित्र नैतिकता सहित जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान सहज अस्तित्वों को प्रमाणों में अभिव्यक्ति के अनुरूप अभ्युदय के अर्थ में होना स्पष्ट होता है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति एक संबंध में नहीं रहता है, हर व्यक्ति जो है अनेक संबंधों में रहता है। तो अनेक संबंधों में रहने के कारण ये जो जीवन संबंधी जो सभी प्रयोजन उसमें पूरे होते हैं। जैसे पोषण, संरक्षण, यतित्व, सतित्व, अनुराग, दायित्व, कर्तव्य, प्रामाणिकता, जिज्ञासु, जागृति, ये सारे जो प्रयोजन हैं वो एक व्यक्ति यदि सभी संबंधों में रहता है तभी पूरे होते हैं, तभी वो प्रमाणित होते हैं।
और इसी में फिर उन्होंने अनुबंध का अर्थ स्पष्ट किया कि अनुबंध का तात्पर्य बोध सहित निष्ठा सहज किसी के प्रति प्रयोजनकार और निष्ठा सहित स्वीकृति का सत्यापन की प्रतिज्ञा है, यह संकल्प है या दृढ़ता है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे कहा कि अभ्युदय स्वयं में सर्वतोमुखी समाधान है, जिसका कार्य व्यवहार रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी है। तो जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं, वो कार्य व्यवहार रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी है। इस रूप में सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट होता है। फिर 184 पेज में पहला पैराग्राफ है, अखंड समाज का अर्थ जागृत मानव परंपरा में वैर विहीन परिवार ही है। दूसरी भाषा में कहें तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्ण परिवार है। अभयता स्वयं में एवं वर्तमान में विश्वास ही है। वर्तमान में विश्वास स्वायत्त मानव का स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार में होना पाया जाता है। वर्तमान में विश्वास स्वायत्त मानव का स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार में होना पाया जाता है, यह स्पष्ट हो चुका है। स्वायत्त मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को भले प्रकार से निभाता है। कोई प्रश्न बने तो बताइएगा, है ना? जी भैया, ये अभयता समाज में कही गई है, लेकिन यहाँ पर स्वयं में विश्वास एवं वर्तमान में विश्वास की बात कही जा रही है। ये अभयता स्वयं में एवं वर्तमान में विश्वासी है। इसमें क्या दिक्कत हो गई? क्या प्रश्न बन रहा है? प्रश्न ये है कि स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति के साथ अस्तित्व में सहअस्तित्व, ऐसी सूचना है। तो यहाँ अभय, उसी को तो यहाँ जब अपन वर्तमान कहते हैं ना, उसका मतलब वही होता है। जी, फिर नीचे लिखा है कि वर्तमान में विश्वास जो है स्वायत्त मानव का स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार में होना पाया जाता है। पहले भी इसकी बात हो गई ना, और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि स्वायत्त मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को भले प्रकार से निभाता है। क्योंकि जब वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को स्वायत्त मानव निर्वाह करते हैं ना, तभी जिसको कहते हैं वर्तमान पे विश्वास बनता है। उसी से अभयता आती है। परिवारों की परस्परता में विश्वास स्थापित होने के रूप में जो है अभयता आती है। उसको यहाँ पर स्पष्ट किया हर एक स्वायत्त मानव से जो समाज बनता है उसमें अभयता रहती है। हाँ, फिर आगे कहा कि परिवार में ही संबंध और भैया मुझे 175 से समझना था। 175? जी बताइए क्या समझना 175? इसमें भैया जो ये लिखा हुआ था, ये इसमें है ना, इसमें बीच में ए शब्द विरक्षित होकर हर प्राण कोशा में परिवर्तित होकर बीज रूप में स्थित रहते हैं, और यही निष्प्राण कोशा बीज ऋतु संयोग प्रणाली से प्राणित हो जाते हैं। इस प्रकार स्वेदश संसार रचनाओं में हर प्राण कोशा ही निष्प्राण कोशा के रूप में बीज रूप में रहते हैं।
इसके पहले जो कहा गया है कि जीवावस्था में समृद्ध मेदस युक्त शरीरों को जीवन संचालित करता है। समृद्ध मेदस पर्यांत जितने की रचनाएं हैं वे सब स्वेदजों में गण्य हो जाते हैं। इस चीज को, इस वाली लाइन को भैया थोड़ा सा समझना था, स्पष्ट कर दीजिए कि यानी जिसमें समृद्ध मेदस नहीं है वो सब स्वेदज में आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे स्वेदज संसार में। हाँ, और क्या, स्वेदस संसार का मतलब होता है कि जो पसीने से जो पेड़ों के सड़ने के कारण जो चीजें पैदा होती है ना, जैसे जो जैसे ऐसे हो गए तो मैगेट वगैरह हो जाते हैं, मैगेट और अर्थवंश वगैरह। हाँ हाँ, बस ये सब स्वेदस संसार है ना। लेकिन भाई यहाँ पे एक और आगे लेने के विरसित होकर सा प्राण कोशा, इसका मतलब यहाँ पे सा प्राण कोशा, इसमें हाँ, तो जब जो डेड सेल्स होते हैं ना, जी उनको कह रहे हैं निष्प्राण कोशा, और जिनमें जो डेड सेल नहीं होते हैं वो प्राण कोशा, प्राण कोशा है, जिसमें श्वसन भैया प्रक्रिया बीज में चल रहा सेल को डेड माना जाएगा? है। बीज के जो सेल हैं वो भी प्राण का मतलब केवल सांस नहीं लेते हैं, लेकिन संभावनाएं उसमें प्राण की बनी रहती है, तभी अंकुरण होता है। हाँ, लेकिन वो जो है ना डेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऋतु के, मौसम के, वातावरण के संयोजन में आते हैं तो उनमें प्राण कोशाएं सप्राण हो जाते हैं। डेड तो भैया प्राण तब होते ही जो है उनमें रचना विधि विकसित हो जाती है। डेड तो भैया तब कहेंगे जब बीज को भून दिया जाए। जब बीज को भून देंगे तो डेड सेल कहेंगे, लेकिन फिर वो डेड थोड़ी है, फिर तो वो पदार्थावस्था हो गई। अच्छा, लेकिन भैया बीज में श्वसन तो होता है ना, सीड में भी श्वसन होता है, एक अनॉक्सी श्वसन करके पड़ा था, वो होता है बीज में। निष्प्राण का मेरे ख्याल से इतना ही मतलब है कि हवा नहीं ले रहा है, लेकिन वो जीवित है। तो समृद्ध मेदस पर है, जितनी मेदस है वे सब स्वेदस में गण्य हो जाती है। ये सब विरचित होकर सप्राण निष्प्राण कोशाओं में परिवर्तित हो बीज रूप में स्थित रहते हैं। तो यहाँ पर वो जो आप पेड़ पौधों के बीज कह रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। संसार की बात हो रही है ना भैया, जो सेल्स जो स्वेदस संसार की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, स्वेदस संसार की बात हो रही। तो वो जो स्वेदस संसार में जैसे बरसात आती है ना तो एकदम से वो जीवित हो जाते हैं, और जब बरसात चली जाती, गर्मी आती है तो वो सूख जाते हैं, जैसे मेंढक होते हैं ना, या मेंढक से भी जो और रचनाएं होती हैं। तो क्या होता है कि ये जब अपना बहुत गर्मी पड़ती है तो ये ड्राई होके सूख के जमीन में पड़े रहते हैं मट्टी में, उस समय वो डेड रहते हैं, उनमें कोई प्राण को श्वास की क्रिया नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही पानी गिरता, वातावरण संपर्क में आता है, वो फिर से जो है जीवित हो जाते हैं। जैसे ये होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोंच बोलते हैं ना, गोंच जानते हैं ना, जी बरसात में पैदा होती है। तो वो जो डेड प्राण कोशाओं के रूप में जो स्वेदस संसार होता है ना, तो जैसे ही वो पानी और गर्मी के संपर्क में आता है तो वो जीवित हो जाती है, और वो सब जो है घूमने लगती हैं, एक ही दिन में घूमने लगती, बल्कि मेरे ख्याल से एक कुछ ही समय में 6-8 घंटे का जो समय होता है ना, उसी में वो जीवित हो जाती वापस। जीवित से मतलब सप्राण कोशाओं में बदल जाती। मृत में और निष्प्राण में कोई अंतर है कि नहीं है? मृत किसको कहेंगे और निष्प्राण किसको कहेंगे? मतलब जिसमें शरीर का क्रिया नहीं चल रहा है, वो जो शरीर का क्रिया है नहीं चल रहा है, डेड बॉडी जैसा है, डेड बॉडी उस स्थिति।
मतलब दोनों एक ही है, निष्प्राण और उसमें जो सेल्स हैं, सेल्स में तो शायद श्वसन का क्रिया हो रहा है, लेकिन सेल सम्मिलित रूप में जो है कोई शरीर की क्रिया को नहीं चला रहा है। लेकिन जैसे ही वो वातावरण यानी बरसात होती है और वो जो है चलना शुरू कर देते हैं, नहीं तो वो डेड के रूप में पड़े रहते हैं। जैसे बहुत सारी जो इल्लियां पैदा होती ना, बहुत सारी इल्लियां, जी जी, वो ऐसे ही होती हैं। वो जो मटेरियल पड़ा इनको तो प्यूपा बने रहते हैं ना जमीन के अंदर, जैसे मेढक है वो उसका भी प्यूपा एक अवस्था होती है ना, स्टेज। और बहुत सारे कीट होते हैं उनकी भी एक स्टेज होती है प्यूपा जिसे बोलते हैं, वो पड़े रहते हैं जमीन में जब हाँ, वो तक कि सब इनके पड़े लिए एक रहते हैं अंतिम। उनमें, उन्हीं को निष्प्राण कोशा बोल रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है भैया यहाँ ये भी हो सकता है कि जो सेल्स होते हैं ना, जैसे एनिमल सेल्स हो गया, तो जो चेतन संसार है वो भी एक सेल्स तो उसमें रहते हैं ना, हाँ, तो वो सेल्स उसमें पड़े रहते हैं और जैसे इनको तापदार नमी मिलती है तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। नहीं एक जैसे एक है कि एक होता है सेल का क्रिया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आदमी मर जाता है या जीव मर जाता है, इसके बावजूद भी जी उसके जो बॉडी के सेल्स है ना, उनमें तो क्रिया चलती रहती है कुछ जी समय तक। धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है तो वो सेल दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वो सेल्स जो है वो, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं बहुत सारे, जी है ना, जो कीड़े वहां रहते नहीं है, जी लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से डिकम्पोज होने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो शरीर का जो स्वेदज मटेरियल है वो डिकम्पोज जी होता है, तो उसमें कई प्रकार के कीट जो है, कीड़े जो है पैदा हो जाते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी में, जमीन में बहुत सारे ऐसे पड़े रहते हैं जिसको अपन जी। डेड सेल कह रहे हैं ना। तो अब जैसे इनके जो सेल्स ऋतु, बॉडी में भी तो चिपके रह सकते हैं ना, मृत्यु के पहले भी बॉडी में रहते हैं, बस एक उनको उस तरह का वातावरण नहीं मिला कि वो एक्टिव हो पाए। हाँ ये भी वही तो तो एक। कह रहे हैं। जी तो वातावरण के योग से ही उनमें जो है वो, जिसको कह रहे हैं कि वो सप्राण हो जाते हैं। जी इसीलिए लिखा है ना कि निष्प्राण कोसा बीज ऋतु जी संयोग प्रणाली से सप्राणित हो जाते हैं। ये हम लोग देखते ही हैं, हर बरसात में अपन देखते जी। हैं। ठीक है सबसे भैया, ज्यादा कीड़े बरसात में ही पैदा होते हैं। नमी का स्तर मिल जाता है, जैसे तापदार नमी की जो बात हो रही है, तो भैया नमी एक पर्याप्त हाँ, मात्रा में जो तो चाहिए उनका सब हो वो जाता सब मिल जाता है उनको, योग संयोग जो भी है। है। जैसे ये भी होते हैं ना, मच्छर मक्खी होते हैं, मच्छर जी। होते हैं, तो ये भी जर्मिनेट हो जाते हैं अचानक, जी और फिर बाद में उनमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जब वो अपने अंडे छोड़ते हैं ना, तब वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जी लेकिन जब पहली बार जर्मिनेट होते हैं तो उनके जो डेड सेल होते हैं, वही डेड सेल वातावरण के योग संयोग से जो है वो पुनः वो हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। और फिर उनमें जो बीज बीज विधि हो जाती, वंशानुसंगी विधि, जिसमें अंडे से और पैदा हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये लिखा भी आगे, यही रचनाएं अंडज में परिवर्तित होकर फिर, और उसके बाद ये अंडज ही आगे जाके पिंडज रचना तक क्रम को विकसित कर पाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। एक एक भैया कीट होता है माहू, जो हाँ सरसों हाँ में मस्टर्ड में लगता है, तो हाँ इसका हाँ ये देखा गया है कि एक अंडे देती है ये, लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण इसको जैसे ही मिलता है तो अंडे की जगह ही सीधे बच्चे देना शुरू कर देती हाँ, है। ये वही उसका हैबिट में है। तो यही हाँ सब हम लोग देख सकते हैं वातावरण में, ऐसा है ना। जी ठीक है, मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट ठीक है हुआ भैया। होगा। जी जी हो गया भैया। वापस हम लोग 184 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 184। तो
फिर ये कहा कि परिवार में ही संबंध और प्रयोजन का अपेक्षा आशय एवं विश्वास के आधार पर संबोधन संपन्न होता है। तो कह रहे हैं कि जो परिवार है, परिवार में जो संबंध प्रयोजन की अपेक्षा आशय और संबंधों में विश्वास के आधार पर संबोधन होता है ना। तो हर प्रयोजन मूल्य चरित नैतिकता समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सूत्र से सूत्रित रहता ही है। इन्हीं अपेक्षाओं का केंद्र प्रयोजनों का स्वरूप आवश्यकताओं का कारण है, जिन्हें इनमें सफल हो जाना ही जागृति का प्रमाण है। तो जो हर संबोधन है और जो हर प्रयोजन है, संबोधन के साथ जो प्रयोजन है, उसमें वो कह रहे हैं मूल्य चरित नैतिकता समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सूत्र से सूत्रित रहता ही है। जैसे जितने भी प्रयोजन है, यदि अपन इसको देखेंगे तो ये एक तरीके से आदमी के आचरण को निश्चित कर देते हैं। तो यदि प्रयोजन सहित संबोधन नहीं होता है तो आचरण निश्चित नहीं होता है। तो यदि संबोधन प्रयोजन के साथ जुड़ा रहता है, सूत्रित रहता है, तो आचरण निश्चित हो जाता है। इन्हीं अपेक्षाओं का केंद्र प्रयोजनों का स्वरूप आवश्यकता का कारण है और इन्हें सफल हो जाना ही जागृति का प्रमाण। फिर अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं व्यवस्था संबंध मूलतः सर्वतोमुखी समाधान मूलक होना पाया जाता है। और फिर इसमें उन्होंने आगे जाके ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यवस्था संबंध है उसमें न्याय उत्पादन और विनिमय सुलभता ही है और इन तीनों के लिए शिक्षा संस्कार और स्वास्थ्य संयम की अनिवार्य स्थिति है, ऐसा बोला है। यहाँ कह रहे हैं कि व्यवस्था संबंध मूलतः सर्वतोमुखी समाधान मूलक होना पाया जाता है और समाधान का तात्पर्य पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में संपूर्ण बोध सहित कार्य प्रणाली में प्रमाणित होने का सामर्थ्य है। यही संप्रेषण विधि में क्यों कैसे व कितना रूपी प्रश्न के उत्तर है। मतलब क्यों जीना है, कैसे जीना है, कितना जीना है, इन प्रश्नों के उत्तर है। यही संप्रेषण विधि में क्यों कैसे कितना रूपी प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है। इसी के साथ कहाँ कब और कैसे, कहाँ कब कैसे, यह भी एक प्रश्नवाचिकता क्रम मानव परंपरा में देखा जाता है। इसका उत्तर समाधान मूलक विधि से प्रस्तुत होना, दूसरे भाषा में हर समाधान पूर्ण मानव से इन सभी का उत्तर प्रस्तुत होना प्रवाहित होता है। यही दो प्रकार के प्रश्नोत्तरी प्रणाली मानव सहज संभाषण का स्रोत है। एक है क्यों कैसे और कितना और दूसरा है कहाँ कब और कैसा। ये जो कहाँ कब और कैसा, ये भी व्यवहार से संबंधित प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि ये दो प्रकार के प्रश्नोत्तर प्रणाली मानव सहज संभाषण का स्रोत है। जीवन जागृति पूर्वक समाधानित होता है और भ्रम पर्यंत अर्थात बंधन पर्यंत प्रश्न विधि में अथवा उसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा वांग्मय तैयार होते हैं। तो यदि समाधान नहीं होता है उस स्थिति में उससे पूर्व में भ्रम बना रहता है और भ्रम पर्यंत अथवा भ्रम बंधन पर्यंत या बंधन पर्यंत विधि से, प्रश्न विधि से, और जैसे क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिलते नहीं है इसलिए प्रश्न पे प्रश्न बनते जाते हैं, पुनर्प्रश्न बनते जाते हैं और इस विधि से जो वांग्मय है उनका विपुल हो जाता है। आज लाइब्रेरियां देखिए ना, भरी पड़ी हैं लाखों किताबों से, और समाधान है नहीं मानव परंपरा में। तो भ्रम विधि से प्रत्येक तर्क प्रश्न में ही अंत होता है, इसलिए इसमें कोई निर्देश संकेत स्पष्ट नहीं हो पाता है।
तो पहले यदि इसको फिलॉसफिकली देखें, फिलॉसफिकली दर्शन के दृष्टिकोण से देखें, तो जो दो प्रकार की फिलॉसफी थी पहले हमारे पास। एक प्रकार की फिलॉसफी थी जिसको मिस्टिसिज्म बोल रहे हैं, और दूसरे प्रकार की फिलॉसफी थी जिसको फेथ सेंट्रिक फिलॉसफी कहते हैं, जिनको एब्राहिमिक फिलॉसफी कहते हैं। एब्राहिमिक फिलॉसफी क्रिश्चियन और इस्लामिक और जूडाइज्म जो फेथ है, तो इनको कहते हैं फेथ सेंट्रिक फिलॉसफी। और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है जिसमें वेदांत है या जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, ये सबको मिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। तो जो फिलॉसफिकल क्वेश्चन थे ना, अस्तित्व क्या है, ज्ञान क्या है, और जानना क्या है, जिसको हम नोइंग कहते हैं या एग्जिस्टिंग कहते हैं, व्हाट इज एग्जिस्टिंग, व्हाट इज नोइंग एंड व्हाट इज नॉलेज, है ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास जो है फिलॉसफी में दो विधियों से दिए गए। पहले तो पहली विधि में दिए गए जिसको हम कह रहे हैं कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के रूप में किसी एक व्यक्ति ने कोई घोषणा कर दी, जैसे ईसा मसीह ने कुछ लिख दिया, बोल दिया, या मोहम्मद साहब ने कुछ लिख दिया, बोल दिया, उसके आधार पे कुछ उत्तर निकालने का प्रयास किया, जिसको लोगों ने कहा कि वो फेथ सेंट्रिक है, उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि क्रिश्चियन फेथ कहता है कि ईसा मसीह जो है ईश्वर के पुत्र हैं, तो कोई आदमी ये प्रश्न करेगा कि हम कैसे मान लें कि ईश्वर के पुत्र हैं, तो फिर वो उस फेथ में रहेगा ही नहीं, है ना, वो उस फेथ से बाहर हो जाएगा। तो उसमें प्रश्नों के उत्तर निकलते नहीं फेथ सेंट्रिक से। और जो मिस्टिक फिलॉसफीज होती हैं जैसे वेदांत आदि है, तो इसमें जो उत्तर होते हैं वो व्यक्तिवादी उत्तर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी समाधि में गया, उसको कुछ अनुभव हुआ, लेकिन जब वो प्रश्न के उत्तर देता है समाधि के अनुभव के आधार पे, तो वो केवल इतना ही कह पाता है कि हमको कुछ एक अनुभव हुआ, हमारे को अपना अनुभव हो गया, कोई भगवान नाम का कोई सत्ता है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। और यदि वो व्याख्या करता है तो व्याख्याएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए जितने भी मत हैं उन सब मतों में अलग अलग व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। तो जब अलग अलग व्याख्याएं होती हैं तो उससे पता लगता है कि यूनिवर्सलिटी पहचानने में नहीं आई। तो इन दो विधियों से जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो निकले नहीं। तो तीसरी विधि आई जिसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, जिसको संदेहवाद बोलते हैं। तो जो स्केप्टिसिज्म के तरीके से जो उत्तर देने का प्रयास हुआ उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं बाबा जी। तो वहाँ पे केवल प्रश्न के प्रति प्रश्न हैं या पुनर्प्रश्न हैं, और उनके तर्क संगत कोई उत्तर आता ही नहीं है। केवल किसी न किसी एक प्रश्न पे जाके ही वो तर्क खत्म होता है। तो ऐसी स्थिति, इसको कह रहे हैं कि स्केप्टिसिज्म है। तो प्रश्न ही प्रश्न, जैसे सुकरात ने ये शुरू किया था वेस्टर्न फिलोसफीज में, लेकिन उसके उत्तर थे नहीं। तो ये प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करते हुए जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है वो बहुत सारे वांग्मय के रूप में विकसित होता रहा, सैकड़ों दार्शनिक उसमें पैदा हो। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि भ्रम विधि से प्रत्येक तर्क प्रश्न में ही अंत होता है, इसलिए उसमें कोई निर्देश संकेत स्पष्ट नहीं हो पाता है, जबकि हर संदेश ज्ञान क्रिया दर्शन क्रिया विधि से समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जबकि जो हर संदेश जो है वो ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया विधि से ही समाधानित होता है। दो प्रकार से बोल रहे हैं, एक ज्ञान क्रिया के रूप में और एक दर्शन क्रिया के। फिर ये कह रहे हैं कि यही देश क्रिया और काल विधि से हर निर्देश समाधानित होता है। देश काल क्रियाएं एक दूसरे से गुथे हुए हैं,
सदे हुए विधि से प्रवाहित रहना पाया जाता है। और यहीं से बाबा जी का जो है अस्तित्ववाद के आधार पे समाधान निकलता है। तो संपूर्ण देश काल क्रियाएं सह अस्तित्व सहज विन्यास है। और जो इससे पहले जो है देश काल और क्रिया को अलग अलग देखा गया, इन तीनों के अंतर संबंध में उसको नहीं पहचान पाए, इसलिए समाधान तक नहीं पहुंचे। जैसे हम लोगों ने इस पृथ्वी को देख लिया ना, अलग अलग देश के रूप में, अलग अलग काल के रूप में, अलग अलग क्रिया के रूप में देख लिया। तो जबकि धरती एक है, इस रूप में देखना बना नहीं। जब धरती एक है तो देखेंगे तब क्रिया काल और देश जो है वो सह अस्तित्व के अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा। तो उससे फिर धरती का वातावरण और धरती के अंदर का जो क्रियाकलाप है, धरती के वातावरण और धरती में होने वाला जो क्रियाकलाप है वो सह अस्तित्व के अर्थ में स्पष्ट हो जाए। ये समझ में आ रहा है? कुछ मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ पा रहा है? हेलो, जी भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी भैया। यदि वेस्टर्न फिलॉसफी के आधार पे देखेंगे तो जो स्केप्टिसिज्म है उसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने के कारण सिनिसिज्म आया। सिनिसिज्म मतलब जिसको निराशावाद बोलते हैं। और निराशावाद का मतलब है कि उत्तर नहीं निकल रहे हैं, प्रश्न निकल रहे हैं, और इसलिए वांग्मय तैयार होते जा रहे हैं। बाद में वेस्टर्न फिलॉसफी में ये आया जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल फिलॉसफी आ गई, जिससे कम से कम विज्ञान तो निकला ना, जिसको अपन विज्ञान कह रहे हैं, वो एनालिटिकल फिलॉसफी से निकला। लेकिन वो जो विज्ञान के रूप में जो निकला उससे भी मानव में समाधान नहीं आया, क्योंकि सह अस्तित्व स्पष्ट नहीं हुआ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो सह अस्तित्व है वो देश काल क्रिया को साथ साथ देखने से ही होता है, तभी स्पष्ट होता है। फिर 186 का जो पेज है उसका जो सेकंड पेरा है उसमें कह रहे हैं मानव अपने परंपरागत विधि से संदेश और निर्देश पूर्वक ही प्रमाणित होने की विधि स्पष्ट हो जाती है। संदेश प्रणाली में अस्तित्व सहज कार्य और मानव सहज कार्य का संदेश समाया रहता है। अस्तित्व सहज कार्य और मानव सहज कार्य का संदेश समाया रहता है। यही शिक्षा तंत्र के लिए संपूर्ण वस्तु है। ऐसे संदेश के क्रम में काल देश निर्देशन अवश्यंभाविक है। इसी से पहचानने निर्वाह करने का प्रमाण परंपरा में स्थापित होता है। मानव सहज कार्यकलापों को कायिक वाचिक मानसिक रूप में प्रत्येककृत कार्य तन्मोदन के रूप में हर मानव को कार्यरत रहता हुआ पाया जाता है। जागृत मानव में ही हर कार्य चिन्हित प्रणाली निश्चित प्रयोजन विधि से संपन्न होना देखा गया है। यह भी देखा गया है कि हर निश्चित लक्ष्य चिन्हित प्रणाली से ही संपन्न होता है या सार्थक होता है या सफल होता है। यह हर गंतव्य हर प्राप्ति सहज प्रयोजनों को पाने के क्रम में देखने को मिलता है। तो ये जो भौतिक रासायनिक जो क्रिया वातावरणस्थ जो क्रियाएं हैं उससे वो जो मानव में संबोधन और प्रयोजन के अर्थ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बाबा अस्तित्व में। तो जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि
परिवार क्रम में संबोधन है और उन संबोधन का प्रयोजन है। तो वैसे ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो सहअस्तित्व रूपी क्रियाकलाप है उसमें सभी प्रयोजन के अर्थ में ही क्रियाकलाप है, ऐसा स्पष्ट होता है। तो यह हर गंतव्य, हर प्राप्ति सहज प्रयोजनों को पाने के क्रम में देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं जैसे किसी स्थलीय नगरी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक व्यक्ति तत्पर होता है, उस स्थिति में वह कहाँ जाता है यह स्थिति निश्चित रहता है, जहां पहुंचना है वह भी निश्चित रहता है, इस बीच में चिन्हित मार्ग रहता है। तो उसी तरीके से जो अस्तित्व में क्रियाकलाप होती है, तो हर क्रियाकलाप जो है, जो भी क्रियाकलाप जहां रहती है वह स्थली निश्चित रहती है, और वो क्रिया फिर कहीं पहुंचती है यह भी निश्चित रहता है, और वो पहुंचने के लिए कोई एक निश्चित प्रणाली रहती है, वो भी निश्चित रहता है। तो उसी तरीके से ये जो मानव में जो संबोधन है, इनके प्रयोजन निश्चित हैं और इन प्रयोजन से पहुंचना कहाँ है वो भी निश्चित रहता है। तो इन जो परिवार में जो संबोधन होते हैं, और यदि उनके प्रयोजनों को जोड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि हर परिवार जो है वो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ये सारे संबोधनों के प्रयोजन रहते हैं। ये एनोलॉजी यदि समझ पाते हैं तो हमको ये बाबा जी जो कह रहे हैं वो स्पष्ट हो पाएगा। इस बीच में चिन्हित मार्ग रहता है अथवा दिशा निर्धारण विधि से चिन्ह बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति परिवार घर बनाने के लिए सोचता है, यह आवश्यकता पर आधारित रहता है। आवश्यकता जब बड़ी हो जाती है तो आदमी घर बनाता ही है। घर बनाना लक्ष्य बन जाता है। इसका आकार प्रकार मानव में विचार चित्रण में आता है। ऐसे चित्रण को धरती पर चिन्हित किया जा सकता है। उसी तरीके से यदि अखंड समाज आवश्यकता बन जाती है तो फिर मानव के चित्रण में आने लगता है, विचार और चित्रण में आ जाता है। अखंड समाज जो है उसके चित्रण में आ जाता है। इसमें भी चिन्हित मार्ग, गम्य स्थली और आवश्यकता का संयोजन बना ही रहता है। तो जो जैसे चिन्हित मार्ग क्या है, गम्य स्थली क्या है, जैसे परिवार से विश्व परिवार तक ये जो है रास्ता है। गम्य स्थली क्या है, जिसको अपन कह रहे हैं आचरण पूर्णता, या जिसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। और आवश्यकता क्या है कि मानव अभी जिस विधि से जी रहा है उसमें सुखी नहीं हो पा रहा है। तो इन तीनों के संयोजन में ही जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचा जा सकता है। उसी को फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार संपूर्ण प्रौद्योगिकी, कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला, लघु उद्योग, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा वस्तुओं को पाना प्रयोजन हो जाता है। इसके लिए चिन्हित विधि को अपनाना होता है। इसके मूल में आवश्यकताएं मानव में प्रस्फुटित होती रहती। तो आवश्यकता रहती है तो आवश्यकता पूर्ति के लिए जो है वो उद्योग होता है, और उद्योग के माध्यम से क्या होता है तो सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाना होता है। तो इन तीनों के योगफल में एक क्रिया स्पष्ट होती है। फिर अगले पैरा में कह रहे हैं कि जो सह अस्तित्व, सहज ज्ञान, विवेक, ज्ञान दर्शन, विवेक विज्ञान, सहज तकनीकी संपन्न बौद्धिकता सहित मानव को पहचानने की विधि, परमाणु में विकास क्रम, गठन पूर्णता, जीवन पद, जीवन सहज जागृति की आवश्यकता, उसका निश्चित प्रयोजन, उसे प्रमाणित करने के लिए चिन्हित प्रणाली का होना, नियति सहज कार्यक्रम है। तो इसको कह रहे हैं कि नियति सहज है और मानव सहज कार्यक्रम जो है वो
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में संबंधों को एक सूत्रित करना है ना, वो मानव सहज हो जाए। नियति सहज कार्यक्रम का तात्पर्य विकास और जागृति से है। जागृति का प्रमाण या जागृति का धारक वाहक इस धरती पे केवल मानव ही है। जागृति सदा ही सर्वतोमुखी होना पाया जाता है। जागृति सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रायोजित होता है। फिर अगले पैरा में कहा कि जीवन अपने स्वरूप में प्रत्येक मानव में समान रूप में कार्यरत होने की संभावना से परिपूर्ण है। इसे इस प्रकार से देखा गया है कि जीवन रचना संपूर्ण जीवन में समान है। जीवन शक्तियां अक्षय रूप में हर जीवन में समान है और जीवन लक्ष्य भी प्रत्येक जीवन का समान है। तो पहली समानता बोली कि रचना के आधार पे, मतलब हर जीवन में जो अंशों की संख्या है वो निश्चित रहती। जीवन शक्ति वो भी अक्षय रूप में जीवन में समान रहती और जीवन का लक्ष्य भी प्रत्येक जीवन में समान होता है। जीवन सहज कार्यकलाप जीवन सहज जो कार्यकलाप है, यानी जो मनवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में जो कार्यकलाप है वो भी प्रत्येक जीवन में समान है। इन सभी वैभवों का प्रमाण मानव में ही है और इस सबके ये जो चारों प्रकार के वैभव हैं इसका पहचान मानव में ही होता है। जागृत मानव में जीवन सहज लक्ष्य सार्थक होने के लिए चिन्हित मार्ग स्पष्ट रहना, यही चिन्हित मार्ग को अर्थात जीवन जागृति को परंपरा के रूप में, धारक वाहकता के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी सहज सुलभ करने के लिए मत देना मानव सहज पुरुषार्थ तात्पर्य है, जिसका साक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय से स्थित है। जिसका व्यवहार रूप जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। फिर अगले पैरा में है कि मानव परंपरा जीवन जागृति का प्रमाण व्यवहार में ही सुलभ होना पाया जाता है। मानव परंपरा में जीवन जागृति का प्रमाण व्यवहार में ही सुलभ होना पाया जाता है। फलस्वरूप परंपरा में जागृति का प्रवाह व्यवहित रहना सहज है। तो यदि किसी के जीवन में जागृति आ गई, इसका प्रमाण क्या है? तो व्यवहार में न्याय आ जाएगा और व्यवहार में न्याय आएगा तो वो अखंड समाज तक जो है वो प्रवाहित होगा। यह सर्व मानव सहज अपेक्षा आवश्यकता है। जागृत मानव ही जागृति परंपरा को अनुप्राणित करने में समर्थ और सार्थक हो पाता है। जागृत मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार संपन्न हर व्यक्ति स्वायत्त होना। तो कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार, संपन्नता विधि से हर व्यक्ति जो है वो स्वायत्त होता है और ऐसे स्वायत्त मानव ही परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना स्पष्ट हो चुका। परिवार मानव अपने में समाधान, समृद्धि संपन्न होना भी स्पष्ट हुआ है। तो स्वायत्त मानव और परिवार मानव में अंतर ये है कि स्वायत्त मानव में स्वयं में विश्वास है, श्रेष्ठता का सम्मान है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है, व्यवहार में सामाजिक है, व्यवसाय में स्वावलंबी है और ये सब लक्षण उसमें हैं।
लेकिन जब वो व्यवस्था में यानी परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता है इन लक्षणों के साथ में, तब वो परिवार मानव हो पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्वायत्त मानव है वही परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना स्पष्ट हो चुका। फिर परिवार मानव अपने में समाधान, समृद्धि, संपन्न होना भी स्पष्ट हुआ। तो जब कोई भी परिवार जो है वो परिवार मानव में बदल जाता है, तब उसमें समाधान, समृद्धि जो है उसकी निरंतरता या उसकी संपन्नता जो है स्पष्ट हो जाती है। इस आशय की स्वीकृति सर्व मानव में होना पाया जाता है। और वो कह रहे हैं कि समाधान, समृद्धि, संपन्नता हर मानव चाहता ही है, और इसीलिए लिखा है कि इस आशय की स्वीकृति सर्व मानव में होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि ऐसा परिवार अर्थात मानवीयतापूर्ण परिवार में हर स्वायत्त मानव संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, वह तृप्ति पाते हैं। संबंधों को सामान्य रूप में संबोधन सहित परंपरा प्रत्येक भाषा में प्रकारांतर से स्पष्ट हुई है। पहले से ही यह बात भी स्पष्ट हुई है कि प्रत्येक संबंध का आशय, फलस्वरूप उसका वैभव भी अभिहित हुआ है। तो कह रहे कि परंपरा में, भ्रमित परंपरा में भी ये बना रहा। संबंध की परिभाषा अपने स्वरूप में पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। तो ये आशय के रूप में बना रहा है, लेकिन प्रमाण के रूप में नहीं आया। तो कह रहे हैं कि संबंध की परिभाषा अपने रूप में पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। पूर्णता का अर्थ क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है, क्योंकि अस्तित्व में 3 चरण में पूर्णता है: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, और फिर उनकी निरंतरता है। गठन पूर्णता के अनंतर जीवन और उसकी निरंतरता, क्रिया पूर्णता के अनंतर समाज और उसकी निरंतरता। क्रिया पूर्णता का मतलब है जब हम मानव समाज बन गए, इसको अपन कह रहे हैं अखंड समाज या व्यवहारवादी समाज, और उसकी निरंतरता, वो क्रिया पूर्णता। और आचरण पूर्णता के अनंतर प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता है, जिसको अपन व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देख रहे हैं। इसे भली प्रकार से सहअस्तित्व समझा गया है। इन्हीं मूल ध्रुवों के आधार पर व्यवहारवादी समाज शास्त्र प्रस्तुत हुआ है। फिर है अनुबंध का तात्पर्य अनुक्रम से प्रतिबद्धित स्थिरता, निश्चयता से है। अब ये जो अनुबंध है, जिसको ये कहा गया कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, तो पूर्णता व्यक्ति में तो होती नहीं है। तो ये जो अनुबंध है वो संबंध एक संबंध से शुरू होके अनेक संबंधों तक, यानी परिवार मानव तक, फिर परिवार संबंध के रूप में समाज यानी अखंड समाज तक, और फिर अखंड समाज जो है वो प्रकृति तक, नैसर्गिक संबंध तक। तो यहाँ तक वो अनुक्रम जो है वो प्रतिबद्धित स्थिरता, निश्चितता रहने से है। फिर बाद में कहा कि प्रतिबद्धता का तात्पर्य निष्ठा केंद्र, और निष्ठा का तात्पर्य हर विधाओं में न्यायपूर्ण व्यवहार, हर विधा में न्यायपूर्ण व्यवहार, नियमपूर्ण कार्यों को संपन्न करने से है। तो हर विधा का मतलब है परिवार से विश्व परिवार तक। हर विधा का संबंध है पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में न्यायपूर्ण व्यवहार, जैसे शिक्षा में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय, इस तरीके से न्यायपूर्ण व्यवहार। निष्ठा का तात्पर्य हर विधा में न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण कार्य। तो जितना भी उत्पादन प्रणाली है वो नियम पूर्ण होना, उसको कह रहे हैं कि ये अनुबंध है। फिर आगे कहा कि मानव से सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंधित रहने के कारण से ही है, नहीं तो फिर वो किसी समुदाय में फंस जाएगा ना। यदि ये
पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित नहीं होगा तो किसी न किसी सीमा में फंस जाएगा, जिसको अपन परिवार की सीमा कह रहे हैं या समुदाय की सीमा कह रहे हैं। तो हर संबंधों का पहचान के साथ ही मूल्यों का उद्गमन जीवन सहज रूप में व्यक्त होता है। तो कह रहे हैं कि संबंध के साथ ही मूल्यों का उद्गमन जो है वो जीवन सहज रूप में व्यक्त होता है। इसका मूल स्रोत जो है जीवन अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्न रहना ही है। यह भी हम समझ चुके हैं कि जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखता है और जीवन अपने आशयों को शरीर के द्वारा मानव परंपरा में से के लिए अर्पित करता है। तो जीवन जीने वाला या करने वाला कर्ता के रूप में जीवन ही है। तो जीवन ही शरीर को जीवन बनाए रखता है और जीवन ही अपने आशय को शरीर के माध्यम से पूरा करता है, और जो वो पूरा करता है वो मानव परंपरा में कर पाता है। फिर लिखा है कि पहला समझदारी को प्रमाण के रूप में अर्पित करता है और प्रबोधनों के रूप में अर्पित करता है। तो समझदारी को प्रमाण के रूप में और फिर जो समझा हुआ है उसको प्रबोधन के रूप में अर्पित करता है। प्रबोधन का मतलब है किसी को बोध के लिए अर्पित करता, प्रबोधन किसी को बोध के लिए अर्पित होता है। और प्रमाण जो है वो स्वयं तृप्ति और तृप्तिपूर्ण परंपरा के आशय में घटित होता है। इसका प्रमाण क्या होता है? समझदारी का जो प्रमाण है स्वयं में तृप्ति होती है और तृप्तिपूर्ण परंपरा के आशय में घटित होता है। यह जीवन जागृति की स्वाभाविक क्रिया है। जागृत मानव ही व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद जो है जागृत मानव ही व्यवस्था में यानी परिवार से लेके विश्व परिवार व्यवस्था तक और समग्र व्यवस्था है यानी जो चारों अवस्थाओं की जो प्रकृति है वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना प्रस्तुत होता है। फिर कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो स्वयं में न्याय उत्पादन विनिमय सुलभता ही है। तो मानव के लिए जो है व्यवस्था न्याय उत्पादन और विनिमय सुलभता के अर्थ में है और इसकी निरंतरता के लिए स्वास्थ्य संयम और शिक्षा संस्कार एक अनिवार्य स्थिति है। इस प्रकार व्यवस्था 5 आयाम होता है। इन्हीं आयामों में भागीदारी व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। इस प्रकार हर जागृत मानव परिवार मानव सहज रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यही जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार और अभिव्यक्ति है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में कहा कि संबंधों को मानव के संपूर्ण कार्य व्यवहार के आधार पर संबोधन रूप में पहचाना जाता है और जिसकी सूची पहले प्रस्तुत किया गया है। हर संबंधों का प्रयोजन भी उसी के साथ स्पष्ट है। फिर यहाँ मानव संबंधों की बात की गई तो मानव में 8 प्रकार के संबंध बोले, माता पुत्र पुत्री, पिता पुत्र पुत्री, और यदि इसको माता पिता पुत्र पुत्री कर दें तो 7 संबंध हो गए, है ना। तो भाई बहन, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, स्वामी सेवक और व्यवस्था संबंध। इन संबंधों में पूरकता प्रधान ज्ञान प्रणाली व्यवस्था के रूप में, कार्य प्रणाली गति के रूप में, सहअस्तित्व सहज रूप में स्पष्ट हो जाती है। हर संबंध में पूरकता प्रणाली, हर संबंध में पूरकता प्रधान ज्ञान प्रणाली व्यवस्था के रूप में, कार्य प्रणाली गति के रूप में, सहअस्तित्व सहज रूप में ही स्पष्ट होता है। हर संबंध में पूरकता प्रधान ज्ञान प्रणाली व्यवस्था के रूप में, कार्य प्रणाली और गति के रूप में, सहअस्तित्व सहज रूप में ही स्पष्ट होता है। हर संबंध एक दूसरे के पूरक होने के अर्थ में नित्य प्रतिपादित है।
हर संबंध एक दूसरे के पूरक होने के अर्थ में नित्य प्रतिपादन है। अस्तित्व सहज व्यवस्था क्रम में पूरकता विधि प्रभावशील है। तो चार अवस्थाओं की प्रकृति में हम लोग पूरकता विधि को देखते ही हैं। उसी को मानव में कह रहे हैं कि हर संबंध में एक दूसरे के पूरक होने के अर्थ में संबंधों का पहचान और उसका प्रतिपादन है। इसके मूल में अस्तित्व सह अस्तित्व ही है। फिर ये कहा कि इन संबोधनों में अपेक्षाएं समाहित रहना पाया जाता है। जिन अपेक्षाओं को हम लोगों ने अभी पढ़ा था, है ना, परिवार क्रम में और सभा क्रम में। प्रयोजन के साथ ही अपेक्षाएं रहती। हर संबंधों के संबोधन प्रक्रिया में जागृति का अपेक्षा रहता ही है। इसके बाद कहा कि तीन संबंध ही देखने को मिले हैं। पहला मानव संबंध, दूसरा नैसर्गिक संबंध और तीसरा व्यवस्था संबंध। मानव संबंध में अपेक्षाएं शरीर पोषण संरक्षण समाज गति की अपेक्षाएं प्रकारांतर से समाई रहती हैं। तो मानव संबंध में शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति की अपेक्षाएं प्रकारांतर से समाई रहती। फिर जो पोषणापेक्षा पोषण प्रवृत्ति तन मन धन के संबंधों में अथवा तन मन और धन रूपी तथ्यों का पोषण संरक्षण अपेक्षा और प्रवृत्ति मानव सहज गति होना पाया जाता है। तो पोषणापेक्षा पोषण प्रवृत्ति यानी तन मन धन, तन मन यानी शरीर और जीवन और धन के संबंधों में अथवा तन मन और धन रूपी तथ्यों का पोषण संरक्षण अपेक्षा प्रवृत्ति मानव सहज गति में होना पाया जाता है। उदाहरण, यथा जागृत मानव अन्य की जागृति के लिए प्रवृत्त रहता है। स्वस्थ मानव दूसरे के स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहता है। समृद्धिशील मानव अन्य के समृद्धि संपन्नता में सहायक होने के लिए प्रवृत्तशील रहता है। न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न मानव अन्य को न्याय सुलभ कराने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। किसी भी उत्पादन कार्य में पारंगत मानव अन्य को पारंगत बनाने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। और मानव स्वयं व्यवस्था में जीता हुआ समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अन्य को व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रेरित करने की प्रवृत्तिशील रहता है। इस विधि से हम प्रौढ़ पारंगत स्वायत्त मानव अपने आहारताओं के प्राप्तियों को स्थापित करने में प्रवृत्तिशील रहता है। मानव अपने परंपरा बनाने में प्रवृत्तिशील है, चाहे यह अमानवीयता की सीमा में हो या मानवीयता अतिमानवीयता के रूप में ही क्यों ना हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी कुछ और चर्चा करना हो तो कर सकते हैं। लास्ट 6th पॉइंट और एक बार बताइए ना। ये लिखा है कि जब हम कोई व्यवस्था में जीते हैं ना, तो मानव जब स्वयं व्यवस्था में जीता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, तो वो अन्य को भी प्रेरित करता है व्यवस्था में जीने के लिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो हम ट्रैफिक के रूल को पहचानते हैं, ट्रैफिक रूल को, और हम ट्रैफिक रूल को मानते भी हैं, तो फिर हम दूसरे को भी कहते हैं कि ट्रैफिक रूल को मानना चाहिए, है ना। तो वही जो सभी उदाहरण ऐसे ही हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ समझ जाते हैं तो हम दूसरे को समझाते। जैसे मान लो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, है ना। फिर कोई व्यक्ति समृद्ध रहता है तो वो दूसरे की समृद्धि में सहायक होने का प्रवृत्ति रहता है। वो बताता है कि आप ऐसा कर लो तो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कहा कि जो जिसमें
जो जिसमें न्याय का समझ रहता है वो अन्य को न्याय सुलभ कराने के मतलब दूसरे को न्याय में कैसे जीना है उसको सिखा सकता है ना। इसी प्रकार से यदि किसी को कोई प्रकार का उत्पादन आता है तो दूसरे आदमी को उत्पादन कार्य सिखा देता है, पारंगत बना देता है। जैसे किसी को खेती करना आती है, दूसरे को खेती करना सिखा सकता है, पशुपालन आता है, पशुपालन सिखा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं उससे पता लगता है कि मानव में परंपरा बनाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में भी रहती है। तो इसलिए ये अस्तित्व सहज है ना, नियति सहज है, ऐसा कहते हैं। तो मूल आशय ये कि लोग कहेंगे कि अखंड समाज क्यों बनाना है या सार्वभौम व्यवस्था क्यों बनाना है, क्यों मानवीय आचरण की जरूरत है, हर आदमी को अपने अपने तरीके से जीने दिया जाए। लोग ऐसा तर्क करते हैं, जो व्यक्तिवादी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा बात करते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये तो अस्तित्व सहज है, ये सभी में पाया जाता है, पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में। फिर वो बता रहे हैं कि वो सब आपस में कैसे सूत्रित रहता है। ये सभी सूत्रित किसी एक प्रणाली से रहते हैं। उनमें जो भी देश है और जो भी उसमें काल है और जो भी क्रिया है, इन तीनों के सूत्रों को जोड़ के देखते हैं तो पता लगता है वो सब अपनी परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में क्रियाशील रहते हैं। तो उसी तरीके से मानव में जो भी संबंध है और उन संबंधों का प्रयोजन है और उनमें जो ये प्रवृत्ति है ना, कि जो हम समझ गए हैं वो दूसरे को समझाना है, जो हमको करना आता है दूसरे को कराना है ना, प्रेरित करना है या दूसरे को सिखाना है, ये जो प्रवृत्ति है इससे पता लगता है कि मानव में भी अपनी परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में रहता है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि यदि मान लो कोई अजागृति में रहता है तो वो अजागृत परंपरा बनाता है। तो परंपरा बनाने का प्रवृत्ति रहता ही है, चाहे जागृत हो या अजागृत हो। जागृत व्यक्ति जागृति की परंपरा बनाएगा, गलत आदमी गलत का परंपरा बनाएगा। तो इसलिए तो कुल मिला के वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पूरा जो मानव समाज है वो अखंड समाज के रूप में ही है, जिसको व्यवहारवादी समाज उन्होंने नाम दिया है ना, व्यवहारवादी समाज नाम दिया है। व्यवहारवादी समाज का जो आचरण है उसको उन्होंने व्यवहारवादी समाज शास्त्र में प्रस्तुत किया है। तो व्यवहारवादी समाज कैसे है उसको स्पष्ट किया उन्होंने। उनमें समानता के बिंदु में, उनमें सामरस्यता के बिंदु पे स्पष्ट किया है, उनमें एक निश्चित आचरण के अर्थ में उसको स्पष्ट किया है, उनमें व्यवस्था में जीने और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अर्थ में उन्होंने व्यवहारवादी समाजशास्त्र के क्रियाकलाप को स्पष्ट किया। तो इसीलिए जो मानव में परिवार से विश्व परिवार तक संबंध की निरंतरता है और ये सारे संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है ना, अनुबंधित हैं। तो संबंध का मतलब केवल इतना ही नहीं रहता है कि हम कोई अपने परिवार में संबंध पहचाने रहते हैं। तो वो ये सारे संबंध जो है प्रयोजन सहित व्यवस्था में स्थापित रहते हैं। तो इसलिए जो ऊपर की व्यवस्थाएं होती हैं वो नीचे की व्यवस्थाओं का पोषण संरक्षण करती हैं। जैसे मान लो ग्राम व्यवस्था है तो वो परिवार समूह का पोषण संरक्षण करती है। परिवार समूह जो है परिवारों के पोषण संरक्षण में सहायक होती है। तो इस अर्थ में भी जो संबंध होते हैं उनके प्रयोजन जो है मानव अखंड समाज रूपी जो मानव परंपरा है उसमें प्रयोजन और आशय को स्पष्ट करते हैं। और ये जो प्रयोजन और आशय है वो जागृति ही है, जागृति और जागृति पूर्ण परंपरा के रूप में रहता है, ऐसा स्पष्ट होता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत विस्तार से बताया आपने। समझ में आ रहा है। थोड़ा, हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा, चीजों को जब जोड़ के देखते हैं तभी स्पष्ट। जी भैया। और भास्कर भाई, योगेश, यज्ञेश भाई, जी भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी भैया। कुछ स्पष्टता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बिल्कुल बढ़ रही, बिल्कुल। बढ़ रही है। यज्ञेश भाई, जी भैया, समझ में आ रहा है और समझ बढ़ ही में रहा है आ धीरे रहा धीरे। है? जी, बढ़ अब रहा है। अब जैसे पढ़ने से, अब दोबारा जैसे पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो धीरे पूरा समझ में आ जाता है कि आप जब हाँ दोबारा हाँ हाँ रिपीट करते हैं उसमें सारा चीज स्पष्ट हो ही जाता है, कुछ छूट भी गया हाँ तो हाँ। ये ठीक हो जाता संदीप भाई, भैया। ठीक चल रहा है ना? जी भैया। हाँ। और हमारे भरत भाई भी सुन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब आने लगा ना समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया है। पूर्णिमा दीदी, आज आपने कुछ बोला नहीं। पूर्णिमा दीदी, रण सिंह जी, रण सिंह भाई जी, भैया। जी भैया। ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है कुछ कुछ बातें? हाँ भैया, आ रहा है, काफी कुछ स्पष्टता बन रही है। बहुत बढ़िया, बहुत। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। नमस्ते भैया। जी भैया। हाँ, आज का वो सुना था स्तुति वाला कार्यक्रम किसी ने? जी भैया, बहुत ही बढ़िया था। अच्छा रहा ना? जी अच्छा, मैं भी भास्कर भाई ने सुनी है। भी, आप भी सुने थे? ठीक रहा ना? जी भैया, बढ़िया था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो, धीरे धीरे कुछ कुछ गतिविधियां हो रही हैं, इससे लोगों में अध्ययन के प्रति रुचि बनेगी, परिवार में समाधान समृद्धि बढ़ेगा, जी भैया। उस दिशा में गति बढ़ेगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हरिहर, फिर हरिहर। कल मिलते हैं। नमस्ते Good night. है। हरिहर भी सभी को, नमस्ते, गुड नाइट। नमस्ते।